प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हम मुगल कालीन संस्कृति का टॉपिक ले रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आपको मुगल कालीन संगीत कला के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं मुगल काल में संगीत कला। तो देखिए मुगल काल में जो संगीत कला है उस पर मुख्यतः मुगल शासकों के समय में जो संगीत का विकास हुआ, मुगल कालीन संगीत कला पर एक टिप्पणी लिखिए, मुगल काल में संगीत कला के विकास पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं या आ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले मुगल कालीन संगीत कला की एक पृष्ठभूमि हम देखते हैं। देखिए मुगल काल में संगीत कला का अत्यधिक विकास हुआ। एक पॉइंट ये आया कि मुगल काल में संगीत कला का अत्यधिक विकास हुआ। अत्यधिक विकास, ये महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में संगीत इस समय तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब इस काल में जब चरमोत्कर्ष पे पहुंची तो पहली चीज तो ये है कि जो मुगल शासक हुए, मुगल शासक, इनको अगर देखें तो ये मुगल शासक स्वयं को इस्लामी रूढ़िवादिता, जो इस्लाम की रूढ़िवादी विचार हैं वही है इस्लामी रूढ़िवादिता, और उलेमाई सिद्धांतों, उलेमाई सिद्धांत। ठीक है, उलेमाई सिद्धांतों का मतलब क्या है कि जो उस समय के उलेमा वर्ग थे, धार्मिक वर्ग, मौलवी, मौलाना, उन्होंने जो अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उलेमाई सिद्धांत। तो ये जो मुगल शासक थे ये स्वयं को इस्लामी रूढ़िवादिता और उलेमाई सिद्धांतों से दूर रखा, ये मुक्त रहे, स्वयं को दूर रखा कि ये रूढ़िवादिता से भी दूर थे और उलेमाई सिद्धांतों से भी दूर थे। और इस कारण से आप देखेंगे कि मुगल काल में एक दरबारी संगीत कला का विकास हुआ। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि मुगल काल में एक दरबारी संगीत कला का विकास होता है, और विकास के पीछे एक बड़ा कारण हमने क्या बताया, मुगल शासकों का इस्लामी रूढ़िवादिता से मुक्त होना, उलेमाई सिद्धांतों से दूर रहना, इसके कारण एक दरबारी संगीत कला का विकास होता है। ठीक है, एक कारण। दूसरी चीज यह है कि मुगल संगीत कला यानी मुगल काल में जो संगीत कला का विकास हुआ, तो मुगल कालीन संगीत कला जो है आप देखेंगे कि भारतीय संगीत से क्या लेते हैं, आप सोचिए कि यहां से प्रेरणा लेते हैं। तो एक कारण ये भी था कि अगर हम भारतीय संगीत, भारत में ही है और प्राचीन भारतीय संगीत से प्रेरणा लेते हैं तो भी संगीत का क्या होगा, व्यापक विकास होगा। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय संगीत के मूल्यों से, भारतीय संगीत के मूल्यों से क्या किया, प्रेरणा लिया, और इससे भी मुगल काल में संगीत का विकास हुआ। आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में संगीत का विकास हुआ। आप उसमें अगर आप देखेंगे कि सामवेद में सर्वप्रथम संगीत की चर्चा आती है, तो वहां भी संगीत की चर्चा आती है सामवेद में। ठीक है, एक चीज। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में समुद्रगुप्त
की मुद्राओं में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो ये एक परंपरा रही है संगीत की। आप देखेंगे कि गांधर्व वेद उपवेद रचा गया संगीत से संबंधित है। तो संगीत की चर्चा जो है प्राचीन काल से ही मिलती रही है। फिर मुगल शासकों को जो है सल्तनत कालीन संगीत विरासत में प्राप्त होती है। ये क्या मिली? विरासत में। तो सीधी सी बात है कि एक संगीत हमें विरासत में मिली और उससे भी हमें प्रेरणा मिली। फिर क्षेत्रीय संगीत से प्रेरणा, तमाम क्षेत्रीय राज्यों में संगीत का विकास हुआ, उनसे प्रेरणा मिली। और इसके कारण भी आप देखेंगे कि मुगल काल में संगीत अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। ठीक है। तो सल्तनत काल में कैकुबाद आप देखेंगे संगीत प्रेमी शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी संगीतकारों को संरक्षण देता था। अमीर हसन देहलवी प्रमुख गजल लेखक उसके दरबार में रहते थे। ठीक है। गोपाल नायक दक्षिण के संगीतकार को अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया। फिरोज तुगलक भी संगीत में रुचि रखता था। तो इस तरह से सल्तनत काल की जो संगीत है वो विरासत में मिली। क्षेत्रीय संगीत प्रेरणा, आप देखेंगे कि ग्वालियर राज्य था, तोमर वंशी शासक वहाँ के मान सिंह तोमर थे। तो ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर स्वयं संगीत के महान ज्ञाता, ध्रुपद गायन का आविष्कार किया था। तो वही ध्रुपद गायन आकर मुगल काल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने राग ख्याल का आविष्कार किया। वही आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में राग ख्याल अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। तो ये कारण थे कि मुगल काल में संगीत कला का अत्यधिक विकास हुआ, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि मुगल शासक स्वयं इस्लामी रूढ़िवादिता और उलेमाई सिद्धांतों से दूर रखे, इसलिए दरबारी संगीत का विकास हुआ। भारतीय संगीत के मूल्यों से प्रेरणा ली। तीसरी चीज, सल्तनत कालीन संगीत विरासत में मिली। फिर चौथी चीज, क्षेत्रीय संगीत से भी उन्हें प्रेरणा मिलती है। और इन सब में आप देखेंगे कि प्रयोग परीक्षण करके भूल सुधार करते हुए मुगल काल में संगीत अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। तो ये तो हम मुगल काल में संगीत कला के उन्नति होती है तो क्यों होती है ये आपको हमने कारण बताए। ठीक है, इन कारणों को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में संगीत कला का विकास है। देखिए, मुगल काल में संगीत कला का जब हम विकास पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि इसका एक क्रमिक विकास हुआ। और बाबर से लेकर के शाहजहां तक अगर आप देखें तो मुगल संगीत का निरंतर क्रमिक रूप में विकास होता रहा। अब इसमें आपको बताना क्या है, जब आप लेखन का कार्य करेंगे तो बाबर से लेकर के शाहजहां तक जो संगीत का विकास हुआ, प्रमुख संगीतकार हुए, शासकों का उसमें क्या योगदान या क्या रुचि रही, उन बिंदुओं को इसमें दर्शाना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाबर से लेकर के शाहजहां तक मुगल काल में संगीत का एक क्रमिक विकास देखने को मिलता है। अब बाबर को अगर देखें तो बाबर का जब शासनकाल 4 वर्ष रहा है और बाबर निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी बाबर संगीत में रुचि रखता था। बाबर संगीत में क्या रखता था? रुचि रखता था। ठीक है, तो बाबर को संगीत में रुचि थी। और उसके आत्मकथा से पता चलता है कि बाबर आराम के क्षणों में क्या करता था?
वो संगीत सुनना पसंद करता था। जब भी उसे कभी समय मिला, आराम करने लगता था, तो उस समय वो संगीत सुनना पसंद करता था। ये एक महत्वपूर्ण, ये उसके संगीत रुचि को दर्शाता है। फिर दूसरी चीज ये है कि समय समय पर संगीत गोष्ठियों का भी आयोजन करता था। ठीक है, संगीत गोष्ठियों का क्या करता था? आयोजन करता था। इससे भी इसके संगीत रुचि को दर्शाता है। अब इसके समय में अगर देखें तो शेर खां नवाई, शेर खां नवाई ये एक प्रमुख शायर और गजल लेखक थे, और ये जो है बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि नहीं, बाबर को संगीत में रुचि थी, लेकिन चूंकि समय नहीं था, निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा संगीत को प्रोत्साहन नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी आप इतनी बातें बता के जरूर ये कहेंगे कि संगीत में बाबर को रुचि अवश्य थी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, बाबर के बाद अगर देखें तो हुमायूं शासक। अब हुमायूं के समय में संगीत का विकास, तो बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, और हुमायूं को भी अगर देखा जाए तो संगीत में विशेष रुचि थी। अब बाबर की तुलना में अधिक रुचि थी हुमायूं की। ठीक है, एक और क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, अब हुमायूं के दरबार में अगर देखा जाए तो 29 संगीतकारों का उल्लेख मिलता है कि इसके दरबार में 29 संगीतकार रहा करते थे। उसमें गायक भी थे, वादक भी थे, ये सब थे। तो 29 संगीतकारों का उल्लेख मिलता है। साथ में ये भी उल्लेख मिलता है कि आप हुमायूं जो है सोमवार के दिन संगीत सुनना पसंद करता था। यानी सप्ताह में एक दिन वो संगीत सुनने के लिए रखता था, उस दिन वो संगीत सुनना पसंद करता था। संगीत में इतनी रुचि थी कि जब इसे ये ज्ञात होता था कि किसी क्षेत्र विशेष में एक प्रमुख संगीतकार है तो उसे आमंत्रित करता था। और इस संदर्भ में उदाहरण दें तो आप देखेंगे कि बच्चा नामक एक संगीतकार को इसने मांडू से अपने दरबार में बुलाया था। मांडू एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो वहां से आप देखेंगे कि अपने दरबार में इसने बुलाया था। तो ये तथ्य दर्शाता है कि नहीं, हुमायूं को संगीत में रुचि थी। तो हुमायूं के समय में भी संगीत का क्रमिक रूप में क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, अब आगे अकबर का शासन काल आया। अब अकबर को अगर आप देखें तो मुगल शासकों में संगीत में इसे सर्वाधिक रुचि, यानी मुगल शासकों में संगीत में सर्वाधिक रुचि कौन रखता था? तो उत्तर क्या देंगे? अकबर। तो यहां तक आते आते संगीत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तो अकबर ने संगीतकारों को व्यापक संरक्षण प्रदान किया। अब इसकी जहां तक बात रुचि को है तो वो पहले दर्शाएंगे। अकबर आप देखेंगे कि स्वयं गायकी में और वादन के क्षेत्र में निपुण था, और इसने हिंदुस्तानी गायकी का जो प्रशिक्षण था, एक प्रसिद्ध संगीतकार लाला कलावंत, इन्हें लाल कुलवंत के नाम से जाना जाता है। तो चाहे लाला कलावंत कहें या लाल कुलवंत कहें, एक ही हैं। तो अकबर जो है खुद जो है ये जो हिंदुस्तानी गायकी थी इसका प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? लाला कलावंत से। और आप देखेंगे कि एक तरह से जो हमारी भारतीय संगीत परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया अकबर ने, उस विरासत को आगे बढ़ाया अकबर ने। तो ये अपने आप में संगीत के विकास को दर्शाता है। फिर दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वादन के क्षेत्र में तो अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था अकबर जो है। और ये भी एक देखिए कि वाद्य यंत्रों में नगाड़ा भी ये भारतीय वाद्य यंत्र है, हाँ? तो भारतीय वाद्य यंत्र, और उसमें ये बहुत निपुण था। तो ये खुद संगीत का अच्छा जानकार था, अच्छा गाना गाता था, वादन करता था। अब
दूसरी बात पे आएगी कि संगीतकारों को संरक्षण की बात। तो अकबर जो है संगीतकारों को व्यापक संरक्षण प्रदान किया। बड़ी संख्या में संगीतकार दूर दूर से चल करके अकबर के दरबार में आते थे, संरक्षण प्राप्त करते थे, उन्हें मान सम्मान धन सब कुछ प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी में, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में क्या लिखा है कि अकबर के दरबार में कुल 36 संगीतकार थे जो सप्ताह के 7 दिनों के लिए 7 टोलियों में बटे होते थे। अलग अलग टोली अलग अलग दिन संगीत प्रस्तुत करती थी। तो ये अबुल फजल ने 36 संगीतकारों का उल्लेख किया है और इनमें तो बहुत सारे खुरासान से चल करके आए थे। खुरासान के जो संगीतकार थे वहां से अब देखिए चल करके अकबर के दरबार में आए थे। अब इन संगीतकारों में सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए तो तानसेन का है। तानसेन ये अकबर के दरबार के सबसे बड़े संगीतकार, महान संगीतकार। ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका स्मारक भी ग्वालियर में ही बना है। ग्वालियर इनकी जन्मभूमि, प्रारंभिक शिक्षा भी ग्वालियर में प्राप्त की थी। तो तानसेन अकबर के समय के महान संगीतकार। प्रारंभिक शिक्षा तो स्वामी हरिदास, मोहम्मद गौस जो सूफी संत थे उनसे प्राप्त किया। फिर आप देखेंगे कि ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने ग्वालियर में एक संगीत विद्यालय की स्थापना कराई थी। ये ग्वालियर का संगीत विद्यालय जो आज भी है और संगीत के लिए जाना जाता है, आप देखेंगे उसकी स्थापना बहुत पहले मध्यकाल में यानी 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने कराया था। और मान सिंह तोमर स्वयं संगीत के महान ज्ञाता थे। ध्रुपद गायन के आविष्कार करता ही मान सिंह तोमर थे। मान कौतूहल नामक ग्रंथ लिखा है उन्होंने संगीत पर। तो तानसेन प्रारंभ में तो स्वामी हरिदास से, मोहम्मद गौस से शिक्षा ग्रहण की और फिर ये ग्वालियर के संगीत विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इनका वास्तविक निखार अगर देखा जाए तो रीवा नरेश राजा रामचंद्र के दरबार में हुआ था, रामचंद्र के दरबार में। और फिर ये अकबर के दरबार में पहुंच करके संगीत को सर्वोच्चता पर पहुंचा दिया। तो अब तानसेन से अकबर बहुत प्रभावित हुआ था और इन्हें वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि दी थी। तानसेन ध्रुपद गायन में निपुण थे। किस गायन में? ध्रुपद गायन में निपुण थे। ध्रुपद गायन जिसका आविष्कार मान सिंह तोमर ने किया था, उसी ध्रुपद गायन में ये निपुण थे और इस समय तक ध्रुपद गायन को बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया तानसेन ने। और ध्रुपद गायन के अनेक रागों का आविष्कार भी तानसेन ने किया था। आप देखेंगे कि मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, ये सब जो है आप देखेंगे कि इनका आविष्कार तानसेन ने किया था। तो तानसेन इस समय के, अकबर के समय के महान संगीतकार हुए और अन्य संगीतकारों को भी अकबर ने संरक्षण दिया। अन्य संगीतकारों में आप देखेंगे कि तो अकबर के समय के अन्य संगीतकारों में आप देखेंगे कि स्वामी रामदास और आपके बाज बहादुर, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब इस काल के प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर ने
संगीत को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। बड़े बड़े संगीतकार हुए इस और संगीत को नई दिशा दी। मुगल काल में संगीत के नए आयाम स्थापित हुए अकबर के काल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद जहांगीर शासक हुआ। जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को भी संगीत में रुचि थी। पिता की परंपरा को इसने आगे बढ़ाया और संगीत को इसने संरक्षण प्रदान किया। सैकड़ों संगीतकार इसके दरबार में भी रहा करते थे। आप देखेंगे कि जहांगीर दाद, परवेज दाद, जहांगीर दाद, परवेज दाद, हमजा, ठीक है, विलास खां, छत्र खां, शौकी, ये सब जहांगीर के समय के प्रमुख संगीतकार थे, ठीक है। इनमें बिलास खां जो है ये तानसेन के पुत्र थे। तो जहांगीर ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया और अकबर की भांति इसने भी संगीतकारों को व्यापक संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। इसके समय में भी ध्रुपद गायन अत्यधिक विकसित हुआ था। आप देखेंगे कि इसने शौकी नामक जो गजल गायक था, इसको जो है आनंद खां की उपाधि दी थी। आनंद खां, यानी गजल गायकी तो पहले से थी ही, लेकिन जहांगीर ने गजल गायकी को और भी आगे बढ़ाया और भी संरक्षण दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जहांगीर के समय में अनेक संगीत पर ग्रंथ भी रचे गए, ठीक है। तो जहांगीर ने भी संगीत को क्या देता है? संरक्षण प्रदान करता है। अब जहांगीर के बाद अगर आप देखें तो शाहजहां शासक हुआ। शाहजहां, तो शाहजहां को भी संगीत में अत्यधिक रुचि थी और अपने पितामह और अपने पिता के जो संगीत परंपरा थी उसको इसने भी आगे बढ़ाया और इसने भी संगीतकारों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, ठीक है। अब इसके समय में अगर देखें तो पहली चीज तो शाहजहां को अगर देखें तो शाहजहां स्वयं बहुत अच्छा गायक था, बहुत अच्छा गायक, ठीक है। तो शाहजहां जो है वो स्वयं बहुत अच्छा गायक था और ध्रुपद गायन में ये निपुण था। किस गायन में निपुण था? ध्रुपद गायन में ये निपुण था। एक तो ये महत्वपूर्ण कि शासक स्वयं जो है संगीत में रुचि रखता है और स्वयं संगीत का जानकार है, स्वयं गायक है। अब दूसरी चीज अगर देखा जाए तो शाहजहां बड़े बड़े संगीतकारों को संरक्षण देता था। इसके दरबार में आप देखेंगे कि पंडित जगन्नाथ, सुखसेन, लाल खां, दुरंग खां, ये बड़े संगीतकार थे जो शाहजहां के दरबार में संरक्षण प्राप्त करते थे। तो शाहजहां बड़े बड़े संगीतकारों को संरक्षण प्रदान किया। आप देखेंगे पंडित जगन्नाथ के संगीत से ये इतना अधिक प्रभावित हुआ कि पंडित जगन्नाथ को जो है सोने के सिक्के से तौल दिया, सोने के सिक्के से क्या दिया? तौल दिया। और इतना ही नहीं, संपूर्ण सोने के सिक्के पंडित जगन्नाथ को दे दिया। तो ये इसके संगीत प्रेम को दर्शाता है, संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए कि संगीतकारों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो इतना धन प्रदान करता था संगीतकारों को। तो पंडित जगन्नाथ को सोने के सिक्कों से तौला और संपूर्ण सोने के सिक्के पंडित जगन्नाथ को दे दिया, ठीक है। तो ये इसके संगीत प्रोत्साहन को दर्शाता। दूसरी चीज, इसने प्रसिद्ध संगीतकार लाल खां को जो है
गुण समुंदर की उपाधि दी थी, गुण समुंदर की उपाधि दी थी। तो गुण समुंदर की उपाधि जो है इसने दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी संगीत को निरंतर प्रोत्साहन देता रहा। ठीक है, संगीत ग्रंथ लिखने की जो परंपरा शुरू हुई वो चल भी रही थी। अब आगे शाहजहां के बाद अगर देखा जाए तो औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब, अब यहां जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब को अगर देखा जाए तो यह स्वयं बहुत अच्छा वीणा वादक था, वीणा वादक, खुद बहुत अच्छा वीणा बजाता था। लेकिन यहां पर फिर आया शब्द लेकिन, लेकिन आप देखेंगे कि धार्मिक कारणों से, धार्मिक कारणों से वही बात आ गई कि इस्लामी रूढ़िवादिता, उलेमाई सिद्धांतों से यह प्रभावित हुआ और फिर धार्मिक कारणों से इसने संगीत को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। ठीक है, संगीत को इसने प्रोत्साहन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अपने शासन के 11वें वर्ष में 1669 में इसने दरबार, जो संगीतकार थे, संगीतकारों को दरबार से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, दरबार से निष्कासित। तो औरंगजेब को संगीत में फिर एक तरह से अरुचि हुई और वो भी खुद वीणा वादक है, लेकिन धार्मिक कारणों से, मैंने बताया कि इस्लामी रूढ़वादिता का प्रभाव पड़ा, उलेमाई सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा और उन सब के कारण इसने संगीत को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया और अपने शासन के 11वें वर्ष में 1669 ईस्वी में संगीतकारों को अपने दरबार से निष्कासित भी कर दिया। इसने एक और महत्वपूर्ण बात रही, इसने संगीत लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, संगीत लेखन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध। ये एक और महत्वपूर्ण बात रही कि औरंगजेब ने संगीत लेखन पर प्रतिबंध लगाया, संगीतकारों को निष्कासित करना, संगीत लेखन पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ मुगल संगीत को धक्का लगा, मुगल संगीत का पतन औरंगजेब के काल में अवश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो बाबर ने नींव रखी और फिर आगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में जो संगीत अत्यधिक विकसित हुआ वो औरंगजेब के काल में आकर के आप देखेंगे कि कमजोर पड़ा, औरंगजेब के प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बात, औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी सोच के बावजूद संगीत कला खत्म नहीं हुई है, संगीत लेखन बंद नहीं हुआ। और दो बातें, पहली चीज तो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संख्या में फारसी भाषा में संगीत पर ग्रंथ लिखे, संगीत ग्रंथ रचे गए। देखिए, जिसने रोक लगाया है उसी के काल में सबसे ज्यादा संगीत पर ग्रंथ रचे जा रहे हैं, ये प्रतिक्रिया है। हाँ, लोगों में प्रतिक्रिया हुई कि अरे संगीत पर इसने रोक लगाया, तो लुक छिप करके फिर संगीत लेखन शुरू हुआ और सबसे ज्यादा संगीत ग्रंथ इसी के काल में रचे गए। इसी के काल में आप देखेंगे कि फकीरुल्लाह ने संगीत राग दर्पण, संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। वास्तव में फकीरुल्लाह का जो संगीत दर्पण है, ये कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है। वास्तव में ये जो ग्वालियर के शासक राजा मान सिंह तोमर थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, मान कौतूहल। ठीक है, उसी का ये क्या है, फारसी अनुवाद है। ठीक है, संगीत दर्पण। तो औरंगजेब के संगीत विरोधी नीति के बावजूद भी संगीत परंपरा समाप्त नहीं हुई और वो आप देखेंगे कि संगीत भी चलती रही, संगीत पर अत्यधिक ग्रंथ रचे गए। अब आगे अगर देखें, जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी आए
तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में विशेष रूप से जहांदार शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, इनके समय में संगीत को प्रोत्साहन मिला। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में किनके समय में संगीत को प्रोत्साहन मिला? विशेष रूप से जहांदार शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आप देखेंगे कि प्रोत्साहन मिला। जहांदार शाह यद्यपि एक अयोग्य शासक था, मूर्ख शासक था, लेकिन आप देखेंगे कि लाल कुंवर नामक नर्तकी से इसने विवाह कर लिया था, इसे अपने महल में रखा, और जहांदार शाह ने संगीतकारों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया, तो इसलिए एक तरह से संगीत को संरक्षण दिया। मोहम्मद शाह रंगीला स्वभाव का था, नृत्य गायन में बहुत रुचि रखता था, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही राग ख्याल यानी ख्याल गायकी का जो है विकास हुआ था। यद्यपि राग ख्याल का आविष्कार जो है हुसैन शाह सरकी ने किया था। हुसैन शाह सरकी ये कौन थे? ये जौनपुर के सुल्तान थे, इन्होंने किया था, लेकिन वास्तविक विकास इसका मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में शाह सदारंग और शाह अदारंग रहा करते थे, ये दो संगीतकार, ठीक है। और इन्हीं संगीतकारों ने राग ख्याल को नई ऊंचाइयां दी थी, ठीक है। शाह सदारंग और शाह अदारंग के प्रयासों से राग ख्याल महत्वपूर्ण हुआ। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय में भी संगीत का विकास होता रहा। तो ये हमने मुगल काल में संगीत का विकास बताया कि बाबर से लेकर के और शाहजहां तक तो संगीत का निरंतर विकास हुआ। औरंगजेब ने हतोत्साहित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के समय में कुछ शासकों ने संरक्षण अवश्य दिया, ठीक है। तो ये हमने आपको संगीत कला या मुगल काल में संगीत का विकास। अब इस पे जो प्रश्न बनता है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, एक ही प्रश्न बनता है कि मुगल कालीन संगीत कला पर टिप्पणी लिखिए। हाँ, मुगल काल में संगीत कला का क्रमिक विकास हुआ, स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो या तो इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, इसके 150 शब्द में, 200 शब्द में, 150 में ही उम्मीद रहती है। तो ये मुगल कालीन संगीत कला पर टिप्पणी लिखिए, या तो मुगल काल में संगीत कला का क्रमिक विकास हुआ स्पष्ट कीजिए, विकास हुआ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आता है तो उस पर आप तैयार रहें। लेकिन ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से कि कभी आ सकता है, वास्तव में इस पे प्रश्न कम बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है क्योंकि आप मुगल कालीन संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमने आज आपको जो है मुगल कालीन संगीत कला का विकास बताया, और इसके बाद हम आपको मुगल काल में आप देखेंगे कि शिक्षा साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, और आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।